Good afternoon, students. Now, I'm going to start this lesson, Read Ki Haddi. Yesterday, we actually finished page number 36, and today I'll explain page number 37. Okay? Yes. So, page number 36 तक हमने ये देखा था. पहले कैरेक्टर्स थोड़े से रिपीट कर लेते हैं. गोपाल प्रसाद जी जो लड़के के पिता हैं और लड़का है शंकर. राम स्वरूप जी जो रूपा के पिताजी हैं. ठीक है, रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं और ये एक नाट्य स्वरूप इसमें प्रसारित किया गया है. तो हमने जो कल तक का पेज नंबर 36 तक जो पढ़ा था उसमें ये था कि राम स्वरूप जी शंकर को और उनके पिताजी गोपाल प्रसाद को चाय के लिए उनको कप और बस्सी देते हैं और इस हिसाब से गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि चीनी थोड़ी सी ज्यादा डालनी है. लेकिन वह ये होता है कि वहां पे गोपाल कहता है, आप लोगों को ये इमेज दिख रहा है, क्लियर है? ओके. तो यहाँ पे शंकर पूछता है कि ज्यादा चीनी आजकल सरकार ने जो है ज्यादा चीनी लेने वालों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है. तो ये कल तक हमने इस लेसन में पढ़ा था और लेसन का नाम है रीढ़ की हड्डी. अब गोपाल प्रसाद जी, पेज नंबर 37 स्क्रीन पे शेयर किया है मैंने. गोपाल प्रसाद जी चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए. जैसे ही उन्होंने बताया शंकर ने कि ज्यादा चीनी लेने वालों को भी सरकार ज्यादा टैक्स लगाने वाली है, तो गोपाल प्रसाद जी चाय पीते हुए कह रहे हैं कि सरकार को जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि सरकार को कौन रोक सकता है. सरकार बस सिर्फ अपना फायदा सोचती है कि बस उसकी आमदनी कैसी होगी और कहाँ कहाँ हम मुझे टैक्स लगाना चाहिए. मुझे लगाना चाहिए मीन्स कहाँ कहाँ सरकार को टैक्स लगाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी अच्छी होगी. ये गोपाल प्रसाद जी चाय पीते पीते कह रहे हैं. और यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है? शंकर जो गोपाल प्रसाद का बेटा है और राम स्वरूप जी. गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों राम स्वरूप जी के यहाँ पे आए हुए हैं उनकी बेटी रूपा को देखने के लिए. अभी राम स्वरूप जी कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या मीन्स राम स्वरूप जी को इतना ये मैटर समझ में नहीं आया, तभी वो राम स्वरूप जी शंकर को प्याला पकड़ाते हैं. जो चाय का प्याला था वो उन्हें दे रहे हैं और वो कहते हैं वह क्या मीन्स क्या हुआ. तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स. राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं. मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे. गोपाल प्रसाद जी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सब चीजें हैं, चीनी वगैरह जो भी ये सामान है, सरकार को इस पे ज्यादा टैक्स न लगाते हुए अगर कमाना ही है, अगर अपनी सरकारी खजाना बढ़ाना ही है, अगर अपनी आमदनी बढ़ाना ही है, तो खूबसूरती पे एक टैक्स लग जाना चाहिए. क्योंकि खूबसूरती एक ऐसी चीज है कि हर एक इंसान को लगता है कि हम खूबसूरत दिखना चाहिए. तो यहाँ पे गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि अगर सरकार ने ये ठान लिया कि हमें खूबसूरती पे भी टैक्स लगेगा, तो यह सुनकर राम स्वरूप और शंकर जो गोपाल प्रसाद का बेटा है और राम स्वरूप दोनों हंस पड़ते हैं. मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी ना करेगा. यस रियली, क्योंकि क्या रहता है आज किसको अच्छा नहीं लगता है सुंदर दिखना. आज हर लड़का सोचता है कि मैं हैंडसम रहूं और हर लड़की सोचती है कि मैं ब्यूटीफुल दिखूं. तो क्यों नहीं लगेगा. और इसमें कोई भी टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाती भी है खूबसूरती पे भी, तो देने वाला भी हूं की चू नहीं करेगा.
उसको तो ये लगेगा कि हमको तो खूबसूरत दिखना ही है, तो हम रेडी हैं टैक्स पे करने के लिए। इसलिए यहाँ पे गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आप इस मेरी बात का ना मजाक मत उड़ाओ, जो मैं कह रहा हूँ ना रियली वो सही है, और अगर ऐसा हो गया तो वाकई मैं कह रहा हूं कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पब्लिक ये टैक्स भरने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये वाकई में ऐसा लगना चाहिए। ये लेकिन गोपाल प्रसाद की थिंकिंग है जो वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। लेकिन राम स्वरूप जी को और शंकर को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी, और वो जैसे ही सुनते हैं गोपाल प्रसाद को तो हंस पड़ते हैं। अब राम स्वरूप जी क्या कहते हैं देखते हैं आगे। जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उड़ता भी न था। दस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। अब राम स्वरूप जी जोर से हंसते हैं क्योंकि उनसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई, और कहने लगे, वाह 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 वाह, बोलते ना कि वाह, आपकी बात में सही में भी बहुत अच्छी है, खूब सोचा आपने। अगर कोई अच्छी अच्छी बातें कुछ सोचता है तो किसी को भी अच्छी लगी ऐसा नहीं होता है। लेकिन राम स्वरूप जी कहते हैं आपकी सोच की तो दाद देनी चाहिए, आपने बहुत अच्छा सोचा है। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। मतलब जिसको आए उसको लगता है कि हमें खूबसूरत रहना चाहिए, हमें खूबसूरत दिखना चाहिए। तो बेढब मीन्स हिलने डुलने लग गया है। हर किसी को यही पड़ा है कि हम हर एक से ज्यादा अच्छे लगने लगे। एक एक ऐसा कंपटीशन सा दौर चल गया है ये खूबसूरती का भी। क्योंकि कैसे रहता है, खूबसूरती एक ऐसी चीज हो गई है कि हमको मेकअप तो सही, बट कपड़ों का भी आजकल बहुत ज्यादा है। यानी हर एक को लगता है कि मेरा पोस्चर सबसे अच्छा लगना चाहिए। तो यही सारी चीजें बढ़ गई हैं, यानी ऊंच नीच हो गई है सभी चीजें। हम लोगों के जमाने में ये तो कभी उड़ता भी न था। मतलब पहले जमाने में, बहुत पुराने जमाने में ये सारी चीजों को कोई महत्व ही नहीं देता था। बस ऐसा सोचते थे कि हम हमारी सादगी के हिसाब से, सिंप्लिसिटी के हिसाब से रहते चले, तो वो अपने आप में एक अच्छा रहता था। लेकिन आजकल डे बाय डे मार्केट ऐसा होते गया है कि हमको हमारा पोस्चर उस हिसाब से रखना पड़ता है। मतलब कपड़ों से भी आजकल लोग पहचाने गए हैं, और पहले इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करते थे। बस ये सोचते थे चलो ठीक है, हमने पहन लिया, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। इतनी सारी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, और आजकल के पीरियड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इतने में ही तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, तस्तरी मीन्स एक ट्रे, ट्रे के ऊपर कुछ रखा वाला है। वो क्या है वो हम अगले नेक्स्ट लाइंस में समझेंगे। बट गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है? राम स्वरूप। राम स्वरूप जी के घर पे गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आया हुआ है राम स्वरूप जी की बेटी को देखने के लिए। तो तस्तरी मीन्स एक ट्रे गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। कौन? राम स्वरूप जी। और कहते हैं लीजिए। क्योंकि अपने घर पे भी कोई भी गेस्ट आता है तो हम उनको प्रॉपर जो भी सर्व करना चाहते हैं, वेदर वो टी रहे, कॉफी रहे, लिक्विड रहे, या कुछ खाने की चीजें रहे, तो हम ऐसे ही देते हैं, एक ट्रे में रख के प्रॉपर। क्योंकि ये इंडियन संस्कृति है, और हमें अच्छा लगता है जब हमारे घर पे कोई आते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव माना जाता है। तो ये प्रस्तुत करते हैं राम स्वरूप जी गोपाल प्रसाद के सामने में और उनके बेटे के सामने में। तब गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं? समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। मतलब यहाँ पे देखो, इसमें दो मीनिंग्स है। एक तो इस लाइन तक हमें पता नहीं था कि वो तस्तरी में क्या रखा वाला है और क्या आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि उस तस्तरी में समोसा रखा वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, इट मीन्स वो तस्तरी में समोसा था जो ऑफर कर रहे थे राम स्वरूप गोपाल प्रसाद को और उनके बेटे शंकर को। इतने में गोपाल प्रसाद जी समोसा भी उठाते हैं और कहते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। मतलब यहाँ पे एक ये नेक्स्ट मीनिंग है। वो क्या है वो हम आगे की लाइन पढ़ेंगे तो समझेगा। ठीक है,
अब राम स्वरूप जी शंकर की तरफ मुखातिब होकर, उस दिन भी मैंने समझाया था कि वर्ड मुखातिब का मीनिंग क्या होता है। मुखातिब का मीनिंग होता है जिससे भी हम बात करना चाहते हैं उनकी ओर देखते हुए बात करने को मुखातिब कहा जाता है। मतलब बोला जाता है कि अगर मुझे समझो XYZ पर्सन से बात करना है तो उनकी तरफ मुंह करके बात करना। आप आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? मतलब अब यहाँ पे ये राम स्वरूप जी कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है। मतलब यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया कि कभी नहीं साहब, कभी नहीं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे ये क्या शंकर बाबू से जो राम स्वरूप जी पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है वो बहुत ही पुराने ख्यालात के आदमी हैं और राम स्वरूप जी थोड़े से उनसे आगे हैं। तो उन्होंने जो कहा कि यस, खूबसूरती भी आजकल बहुत इसमें बोला गया है कि ऐसा रहना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मुझ मेरे हिसाब से मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। बट गोपाल प्रसाद जो है वो इन सब चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए वो इनकी राम स्वरूप की बातों से सहमत नहीं है। और गोपाल प्रसाद के हिसाब से यस, खूबसूरती रहना बहुत जरूरी है, ये उनका हिसाब से है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कहा कभी नहीं साहब, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो जो लड़की देखने आए हैं उनके मन में जो विचार है कि लड़की हमें कैसी मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे उनके शब्दों से झलक रहा है। और ये इनका यही कहना है कि नहीं नहीं, खूबसूरत हर इंसान रहना ही चाहिए, लेकिन राम स्वरूप जी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इसीलिए उन्होंने राम स्वरूप जी ने शंकर की तरफ यानी लड़के की तरफ मुखातिब होकर अपना फेस टर्न करके उनसे पूछे कि आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं इसमें शंकर बाबू, आपके क्या ख्याल है, मीन्स आपका क्या विचार है इस खूबसूरती के मामले में। शंकर फिर पूछता है किस मामले में, मतलब किस मामले में आप मेरे से ये रीजंस पूछना चाह रहे हो, मेरे से आप क्या जानना चाहते हो, ये शंकर कह रहे हैं राम स्वरूप जी से। मतलब राम स्वरूप जी की बात उनको समझ में पूरी नहीं आई, इसीलिए वो डिटेल से मांगना चाहते हैं कि आपको मेरे से किस सब्जेक्ट का ओपिनियन चाहिए, बताइए। ठीक है, तो राम स्वरूप जी कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि शंकर जो लड़का है वो राम स्वरूप जी की बेटी को देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे राम स्वरूप जी यही पूछते हैं कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक लड़का लड़की को पसंद करता है तो उसमें खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कि आप शादी जब तय करने आए हैं यहाँ पे तो उसमें खूबसूरती का हिस्सा कितना महत्व होना चाहिए, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो इसमें गोपाल प्रसाद जी बीच में ही, क्योंकि इसके पहले भी राम स्वरूप जी ने शंकर से कुछ क्वेश्चन पूछा था पेज नंबर 36 में, तभी भी उन्होंने उनकी बात वहीं काट दी थी। आपको याद आया कि उन्होंने उनकी कौन सी बात काट दिया था? उन्होंने ये पूछा था कि आप कितने दिन की छुट्टियों के लिए आए हैं। तो तब इन लोग इसने शंकर ने बोला था कि मैं जो है यहाँ पे वीकेंड के लिए आया हूँ, लेकिन अभी वो बात पूरी ही नहीं हुई तो गोपाल प्रसाद ने उनकी बात काट दी। फिर से आज वही बात हुआ कि जब इन्होंने वापस शंकर से पूछा कि शादी तय करने के लिए तुम्हारे हिसाब से खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए, मतलब आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो, कितना परसेंटेज इस बात को एक्सेप्ट करते हो, तो वापस से गोपाल प्रसाद ने बीच में ही इस बात को काट दी और दूसरी बात स्टार्ट कर दी। ठीक है, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा
जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। गोपाल प्रसाद जी शंकर को वहीं रोक देते हैं और खुद कुछ भी जवाब देने नहीं लगाते हैं, और बीच में ही यह बात बोलते हैं कि राम स्वरूप जी, यह बात दूसरी है, यह बात दूसरी है, मतलब जनरल है कि शादी करने के लिए कितना खूबसूरत रहना जरूरी है। अब आप मेरी बात सुनिए कि आपसे पहले भी हमने कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, मीन्स इट इज कंपल्सरी। हमें लड़की निहायत यानी बिल्कुल जरूरी है, लड़की खूबसूरत ही दिखना। और जायजा, जायजा का मतलब है जन्म कुंडली भी उसके साथ साथ मिलना। ये इनके ख्याल हैं, किसके? गोपाल प्रसाद के। आप जो पूछ रहे हैं राम स्वरूप जी, वो बात अलग है। आप एक जनरल टॉपिक ले रहे हो कि शादी तय करने के लिए, लेकिन मैं मेरे विचार बताता हूँ। मेरे विचार तो ये हैं कि एक लड़की को खूबसूरत होना अत्यंत जरूरी है। किसके हिसाब से? गोपाल प्रसाद के हिसाब से। और तो और खूबसूरती के साथ साथ उनका जन्म कुंडली भी मिलना इस रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो राम स्वरूप जी क्या कहते हैं, देखते हैं जी। जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब राम स्वरूप जी कहते हैं जायजा क्या मिलाना, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? क्यों? क्योंकि ये तो मैंने जो उनकी जन्म कुंडली है वो ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में मीन्स भगवान के चरणों में मैंने रखा है, मंदिर में रखा है, तो ये बट नेचुरल है, खुद ब खुद मिल गया समझ लो। इसमें इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। ऐसा ऐसा राम स्वरूप जी कहते हैं। ठीक है, ऐसा राम स्वरूप जी कहते हैं कि मैंने दोनों की जन्म पत्रिका जो है वहां रख दी है और वो मिल गई समझ लो आप। ऐसा राम स्वरूप जी कहते हैं। अब गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं, देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब वो कहते हैं कि मैंने जब ठाकुर जियों के चरणों में ये रख दिया है, तो इसका मतलब वो मिल ही गए समझ लो। गुण वगैरह देखे जाते हैं जो जन्म पत्रिका में, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। जैसे राम स्वरूप जी ये बात बोलते हैं तो शंकर जो है वो हंसता है, लेकिन गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते, मतलब सीरियस हो जाते, क्योंकि उनको ये बात पटी ही नहीं उनकी। उनके हिसाब से रियलिटी में, ओरिजिनलिटी में ये वाकई जन्म पत्रिका मिलनी चाहिए। अगर मिली तो ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। यहाँ पे गोपाल प्रसाद के हिसाब से, इससे पहले भी मैंने बताया कि गोपाल प्रसाद जो हैं बहुत पुराने ख्यालात वाले आदमी हैं। उनके हिसाब से लड़कियों लड़कियों का ज्यादा पढ़ा लिखा रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और बस लड़कियों को क्या घर के काम आ जाने चाहिए, यानी वो सिलाई कर ले, खाना बना ले, वगैरह वगैरह, यही सब घर के काम करे, बस हमारे लिए उतना ही काफी है। किसके हिसाब से? राम किस गोपाल प्रसाद के हिसाब से। ओके, आजकल के जमाने में ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं चलती है। आजकल तो हर एक लड़की को, लड़के को पढ़ा लिखा रहना चाहिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी रही, उसके बाद उसकी शादी होती है, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है और बहुत कुछ काम कर सकती है। और लड़के को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो अगर अच्छे से पढ़ेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी और वो अच्छा कमाएगा और अपना परिवार अच्छे से पाल सकेगा, तभी उसका परिवार सुखी परिवार कहलाएगा। तो ये सारी चीजें आज के जमाने में माने जाते, और ज्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन को देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज सभी सेम है, लड़कियां भी और लड़के भी, कोई डिफरेंट नहीं है। लड़कियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए और लड़कों को भी, तभी दोनों एक ट्रैक पे अच्छे से चल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन गोपाल प्रसाद जो पुराने ख्यालात के रहे, तो उनके हिसाब से तो बस ऐसा है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी रहना जरूरी ही नहीं है, उनको बस कुछ घर के काम आ जाए तो बस काफी है। तो राम स्वरूप, हाँ हाँ, ये क्योंकि नाटक है, तो नाटक में जो भी वो लोग करते हैं वो यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है बहुत पुराने ख्यालात के हैं। इसमें उनकी बात सुनकर राम स्वरूप जी को हंसी ही आ जाती है। तब उन्होंने मेज को एक तरफ सरका दिया, मीन्स एक टेबल को बिल्कुल भी हटा दिया, और फिर से उन्होंने दरवाजे को एक अपने मुंह की तरफ खोल के और कहने लगे कि कोई सुन रहा हो मेरे से, और जो भी सुन रहा है उमा को भेज दो, पान की तस्तरी भिजवा देना। उमा के साथ पान की तस्तरी भी भिजवा देना। उमा कौन है? यहाँ राम स्वरूप जी की बेटी, और उसमें पान भेज दो। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज हैं। जब थोड़ा सा खाना वगैरह, थोड़े से स्नैक्स, चाय पानी वगैरह हो जाता है तो हम पान भी ऑफर करते हैं, तो पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है, अंदर आती है और वो तस्तरी मीन्स एक ट्रे, वो देती है अपने पिता को। तब उसका चेहरा झुका वाला था। जैसे ही उसने चेहरा अपना ऊपर उठाया तो नाक पर रखा हुआ चश्मा नाक पर, और वो सुनहरी रिम वाला था, मतलब सुनहरे कलर वाला था। और ये जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो गोपाल को और गोपाल प्रसाद को और शंकर को, दोनों को उसका चश्मा दिख जाता है। इसका मतलब उन लोग बहुत पुराने ही, मतलब पुराने ख्यालात वाले हैं। उनको वो लड़की को चश्मा पहना हुआ भी भा नहीं रहा था। तो गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, मतलब ऐसे शॉक हो जाते लड़की को जैसे ही देखते हैं। जैसे ही वो अंदर आती है पान की तस्तरी लेके, तो जैसे ही लड़की ने अपना सर ऊपर, चेहरा ऊपर किया, तो उनको दिख गया कि ये चश्मा भी पहनती है, मतलब इसको चश्मा भी लगा वाला है। या तो शायद हो सकता है इसको आईसाइट का भी प्रॉब्लम होगा, आंखों की रोशनी का भी प्रॉब्लम होगा। पहले जमाने में भी ऐसे ऑब्जेक्शंस उठाए जाते थे। आजकल तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, और ये सारी चीजें आजकल के जमाने में कोई देखता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और देखा इन दोनों ने, बाप बेटे ने, मतलब गोपाल प्रसाद और शंकर ने, तो एक साथ दोनों ने ऐसा चौंकते हुए कहा, चश्मा? तो राम स्वरूप जी जरा सकपकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब इसमें राम स्वरूप जी सकपकाकर मीन्स हक बकाकर, कि उनको राम स्वरूप जी भी समझ गए कि उनको पसंद नहीं आया अगर लड़की ने चश्मा पहना हुआ है तो जी वह तो, मतलब वो सेंटेंसेस पूरा नहीं बोल पाते। जब अब एक इंसान हकबका जाता है कि अब मैं इसमें क्या आंसर दूं, क्या रिप्लाई करूं अगलों को, क्योंकि वो लोग तो बहुत एक साथ चौंक गए और बोले कि लड़की को चश्मा है, मतलब तो शॉक्ड हो जाते। तो ये भी बेचारा थोड़ा सा टेंशन में आता है कि अब मैं क्या करूं, तो थोड़ा सा हकबका कर, सक पकाकर मतलब हक बका जाता है, और वह रिप्लाई करता है कि पिछले महीने में ना इसकी आंखें थोड़ी सी दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने कहा है कि इसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे गोपाल प्रसाद बोलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई ज्यादा पढ़ने वगैरह से तो इसको चश्मा नहीं लगा है ना, क्योंकि एक बार अगर पढ़ाई लिखाई की वजह से चश्मा लगता है तो फिर वो उतरता नहीं है। और उसकी सिर्फ आंखें दुख रही थी तो बात कुछ और है कि ठीक है, फिर कुछ दिन पहनेगी तो फिर चश्मा हट जाएगा, हमेशा भर इसको पहनना नहीं पड़ेगा। बट अगर पढ़ाई वढ़ाई की वजह से हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया गया कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना। तो
देखते हैं आगे राम स्वरूप क्या रिप्लाई देते हैं इसको। गोपाल प्रसाद जी ने तो ये क्वेश्चन उठाया है। आगे हम देखते हैं कि पेज नंबर 38 में क्या है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज पेज नंबर 37 मैंने ये कंप्लीट किया है और मुझे ये लग रहा है कि आप सब लोगों को ये पेज अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी लेसन्स मैंने इसके पहले कवर किए हैं, भारत महिमा में, भारत महिमा है, लक्ष्मी है, वाह रे हमदर्द प्लस गोवा जैसा मैंने देखा, और कुछ ग्रामर का पार्ट जो कंप्लीट किया है, व्याकरण, वो सब आपको धीरे धीरे लर्न करते जाओ, क्योंकि 26 को आपका भी रिवाइज टेस्ट है। मैं आपको 2 बजे के बाद में वो पेपर भेज दूंगी, आज नहीं 26 को, तो आप लोग वो अपनी नोटबुक में ही सॉल्व कर देना, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो बचा वाला पेज नंबर 38 है वो मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, घर पे ही रहो, बाहर मत निकलो, इस लेसन को भी पढ़ो, और जो भी आप लोगों को हार्ड वर्ड समझ में आ रहे हैं वो लिखो। अगर कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स आपको अगर नहीं समझ में आई तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कल के लेसन में वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। टिल दैट टाइम घर पे रहो, प्रिकॉशंस लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।